तो जो सिलेबस है हम लोगों का वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथड मतलब शोध पद्धति या अनुसंधान पद्धति भी बोलते हैं, जिसमें हम किसी चीज को गहन समीक्षा करके उसके बारे में एक तर्क विकसित करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, उस पर निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष के माध्यम से एक दिशा मिलती है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि इसके परिणाम सकारात्मक है, नकारात्मक है, समाज हित में है, देश हित में है, या मानव समाज के लिए कैसा है। उसी को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। और यह शोध हम लोगों के लिए कंपलसरी पेपर है चौथे सेमेस्टर में, और जिसमें आ, 5 इसके यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहला है रिसर्च। रिसर्च का मतलब शोध का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और इसका क्षेत्र। उसके बाद है दूसरा यूनिट में है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मुलेशन। जो समस्या है उसको हम कैसे पहचानते हैं, उस समस्या का निर्धारण कैसे करते हैं। उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य समीक्षा है, शोध उद्देश्य है, शोध प्रश्न है तथा प्राकल्पना है, जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। तीसरे यूनिट में है रिसर्च मेथड्स, जिसमें हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक पद्धति, कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, एम्पिरिकल व्यवहारिक, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्या उसका फायदा है, और वो किस प्रकार से शोध को हम न्यूट्रल रख सकते हैं। मतलब शोध करते समय हमको ध्यान रखना है कि किसी निष्कर्ष की तरफ हमारा पहले से झुकाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथे यूनिट में है ऑब्जर्वेशन। हम अवलोकन करते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, सूचीबद्ध करते हैं, शेड्यूल उसको बोलते हैं। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार होता है। केस स्टडी करते हैं, किसी भी मुख्य विषय को लेकर के या उसके विषयों को लेकर के जो अध्ययन करते हैं उसको केस स्टडी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन 5वें यूनिट में है। वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, टेबलेशन चार्ट या टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, एनालिसिस विश्लेषण है, और अंतिम में है रिपोर्ट राइटिंग, मतलब कि प्रतिवेदन किस तरह से लिखते हैं। तो ये है टॉपिक रिसर्च मेथड का, जो कंपलसरी पेपर है। उसके बाद ऑप्शनल पेपर में भी हम लोग देख लें, उसको जान लें। इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है। इस इंटरनेशनल रिलेशन में जो ग्रुप ए का है उसमें हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल लॉ, जिसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम पढ़ेंगे उसकी प्रकृति, उसका अर्थ, क्षेत्र, और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा जो देश का कानून है उसके बीच में क्या संबंध है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ के क्या स्रोत हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या क्या हैं, जिसमें है ट्रीटीज मतलब संधियां, अलायंस मतलब गठजोड़, कन्वेंशंस मतलब परंपराएं, कॉम्पैक्ट्स ईदर फॉर कमर्शियल और पॉलिटिकल पर्पस, जो एक राजनीतिक उद्देश्य या व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो तमाम सारी विधियां बनाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद तीसरे यूनिट में कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब कि हम किस प्रकार से संहिता का निर्माण करते हैं या कानून का निर्माण करते हैं, और उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, ये इसमें पढ़ा जाएगा। संधि इसमें भी है, और स्टेट के बारे में पढ़ा जाएगा। रूल ऑफ एब्रोगेशन ऑफ ट्रीटीज मतलब किसी भी ट्रीटी को समाप्त होने के लिए क्या कानून है उसके बारे में, या विधि क्या है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। चौथे यूनिट में है रूल ऑफ लैंड वारफेयर मतलब कि जो स्थल युद्ध है उसका क्या नियम होगा। एरियल वारफेयर मतलब कि जो हवाई युद्ध है उसका क्या नियम होगा। नेवल वारफेयर का मतलब होता है नेवल वारफेयर में जो समुद्री युद्ध होते हैं उसके बारे में है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट जो उदासीन राज्य होते हैं या देश होते हैं उनके अधिकार तथा कर्तव्य क्या है। ये तो है दूसरा पेपर था। तीसरा पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें पहला यूनिट है मीनिंग, नेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। इसका अर्थ है, प्रकृति है, वर्गीकरण है तथा इसका कार्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। उसके बाद है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस बहुत पुराना है, वो 1900 प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था। और इसके उद्देश्य क्या थे, इसके जो फेल हुआ है लीग ऑफ नेशंस मतलब क्यों
लीग ऑफ नेशंस आगे बढ़ नहीं पाया, समाप्त क्यों हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे यूनिट में है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, और उसके विशिष्ट एजेंसी जो अभिकरण है उसके बारे में पढ़ना है। चौथा है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्षेत्रीय संगठन है। जैसे क्षेत्रीय संगठन में जो क्षेत्र स्तर पर है, जैसे साउथ एशिया का हो गया, या यूरोप का हो गया, या लैटिन अमेरिका का हो गया, क्षेत्र विशेष का जो संगठन होता है उसको क्षेत्रीय संगठन बोलते हैं। इसकी प्रकृति, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और सबसे ऐसे क्षेत्रीय संगठन जो बहुत अपनी मजबूत स्थिति में है उसको बोलते हैं फोरमोस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूरोपियन यूनियन है, ये बहुत मजबूत स्थिति में है। लैटिन अमेरिका का है, साउथ एशिया का भी है, सार्क भी अपने मजबूत स्थिति में है, जिसमें आजकल आसियान की स्थिति और बढ़ती चली जा रही है। ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया समिट की बात होती है। उसके बाद पांचवा है रूल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और क्षेत्रीय संगठन है, इनकी क्या भूमिका है शांति व्यवस्था बनाए रखने पे, वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने में इनकी क्या भूमिका है, ये चौथा पेपर रहेगा। तीसरा पेपर है जो ऑप्शनल पेपर है। उसके बाद चौथा पेपर जो हम लोग ऑप्शनल लिए हैं, जिसके बारे में हमने कहा था कौन कौन क्या पढ़ेगा, तो उसमें सब लोगों ने कहा कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। लोगों ने इसके बारे में चर्चा की और ये डिसाइड हुआ कि इसी को रखा जाए। इसमें भी 5 यूनिट है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन परिचय है, शिक्षा है। उसके बाद दूसरे यूनिट में जाति है, अस्पृश्यता है, और हिंदू कोड बिल के बारे में है। तीसरे यूनिट में है पॉलिटिकल थॉट, स्टेट, सोसाइटी एंड राइट। अम्बेडकर का क्या राजनीतिक विचार था, राज्य के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तथा लोगों के अधिकारों के बारे में। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, 3 प्रकार के लोकतंत्र की भी चर्चा इसमें है चौथे यूनिट में। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र। उसके बाद है 5वां यूनिट है अम्बेडकर रोल इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में अम्बेडकर की क्या भूमिका थी। कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर देखते हैं, जिसको स्वतंत्रता हम लोग समझते हैं, या स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखा जाए। और नेशन, राष्ट्र के बारे में क्या विचार है, और राष्ट्रवाद के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या विचार है, ये हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन हम लोगों का जो मुख्य आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो रिसर्च मेथड है, जिसको हमने अभी बताया है। और रिसर्च मेथड में 5 मुख्य अध्याय हैं, जिसको हम लोगों को देखना है। बाकी सब ऑप्शनल थे, ऑप्शनल में एक एक हम लोग सेलेक्ट किए हैं। अब रिसर्च होता क्या है, रिसर्च क्या है, कोई भी चीज जो हमारे सामने दिखाई देती है वो सामाजिक शोध का विषय होता है, जिसको सोशल रिसर्च कहते हैं। और सोशल रिसर्च को हम केवल सोशल समाज से न जोड़े, सामाजिक इतिहास में भी शोध होता है, समाजशास्त्र में भी शोध होता है, और पॉलिटिकल साइंस में भी शोध होता है। तो इसको हम ज्यादातर वैज्ञानिक आधार पर शोध को लेते हैं। और जो वैज्ञानिक चीज होती है उसका एक लैटिन भाषा, अमेरिकन है, लैटिन जो भाषा है, LATIN, लैटिन भाषा में, इसमें साइंस का मतलब ये है कि जानना है। और जानने के बारे में ये है कि हम किस प्रकार किसी चीज को जानें, उसको समझें, उसको तर्क के कसौटी पे खरा उतारें, जिससे हम उसको अच्छे से समझ सकें और उसके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। तो लेखक हैं जैसे गुडे एंड हार्ट, JEE, गुडे एंड हार्ट, HATT, उन्होंने कहा है कि विज्ञान के समस्त जो अनुभव हैं, या जो एम्पिरिकल स्टडीज हैं, या अनुभव सिद्ध संसार के प्रति जो दृष्टिकोण है, एक पद्धति है, वही है विज्ञान। अब विज्ञान का मतलब है कि व्यवस्थित ज्ञान का संचय, किसी भी ज्ञान का जो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक हो, उसके ज्ञान का संचय ही विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये माना जाए कि विज्ञान क्या होता है, एक अन्वेषण होता है, एक सिस्टमेटिक होता है। अन्वेषण का मतलब वही है एनालिसिस करना, उसको खोज करना, उसको देखना। और शोध के 2 अर्थ होते हैं यहाँ पर, एक रिसर्च का मतलब होता है शोध, और एक उसी का मतलब होता है अनुसंधान। तो लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, शोध और अनुसंधान एक ही चीज है, लेकिन हम लोग शोध का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो विज्ञान की विशेषता क्या होती है, सब लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान में संशयवाद की कोई स्थिति नहीं रहती, सभी चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, संदेह उत्पन्न ही नहीं होता है। संदेह होता भी है तो उसको, उस संदेह को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसमें सबसे मुख्य चीज होती है, इसमें प्रामाणिकता पाई जाती है।
प्रमाणिक होता है, मतलब कोई भी चीज जो वैलिड होता है, निष्कर्ष जिस पे निकाला जाता है वही प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, क्या है, प्रमाण है। इसको 16वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में खोजा गया। तो इस प्रकार जो प्रमाण चाहे जैसे खोजा गया, चाहे दूरबीन के माध्यम से, बड़े बड़े टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया, लेकिन ये प्रमाण आ गया कि सूर्य के तारा चारों तरफ ही पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, तो प्रमाण हो गया, ये वैज्ञानिक। उसके बाद उसमें एक्यूरेसी रहती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, वो बिल्कुल सत्य होता है, और उसमें 99 चांस होता है कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यदि सही से किया जाएगा तो 100% भी हो सकता है, लेकिन 99.9 बिल्कुल शुद्ध होता है। एक्यूरेसी विज्ञान में होती है। व्यवस्थित होता है, मैंने बताया है कि व्यवस्थित होता है, सिस्टम मतलब सिस्टमेटाइजेशन होता है इसमें। इसमें भविष्यवाणी भी की जाती है। यदि आज कोई चीज ऐसा है जिसको हम लोग उसी सामग्री के आधार पर देखते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो वही सामग्री जब हमको आगे मिलता है तो हम भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भविष्य में ऐसा हो। तो इसमें प्रिडिक्टिबिलिटी होती है। अवलोकन होता है, हम लोग इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसे क्या चीजें घट रही हैं, क्या उसका एक निष्कर्ष निकल रहा है। इसमें कारण की खोज की जाती है। अनुभव होता है जिसको एम्पेरिकल बोलते हैं अंग्रेजी में, EMPRICAL, एम्पेरिकल होता है। मतलब कि जो भी निष्कर्ष या ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण और परीक्षणा। परीक्षणा मतलब कि जो परीक्षण जो होते हैं, परीक्षण, परीक्षण मतलब कि एग्जामिनेशन, परीक्षण पर आधारित होता है। परीक्षणों पर आधारित होने को हम एम्पेरिकल स्टडीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सार्वभौमिकता होती है, इसमें यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है, एक सब जगह एक ही समान होगा। यदि भारत में वर्षा का कारण क्या है, वर्षा का मतलब ये वर्षा त्रिपाठी नहीं, वर्षा का मतलब रेन। यदि भारत में कोई रेन का कारण है कि ऐसे है, तो बगल के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होगा। ये नहीं कि पाकिस्तान में या नेपाल में या श्रीलंका में उसका कारण चेंज हो जाएगा। या समुद्र का जो एक तरीका है, सिस्टम है, वो हिंद महासागर में दूसरा हो जाएगा, तथा अमेरिका के अगल बगल समुद्र के क्षेत्रों में दूसरा हो जाएगा। सबका तरीका एक रहेगा, हाँ, प्रवाह स्थिति चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार की चीजें पाई जा सकती हैं। इसमें तार्किक होता है, विज्ञान हमेशा लॉजिक की बात करता है। लॉजिक का मतलब तर्कपूर्ण होता है, और इसमें जो तर्क होता है उसको सिद्ध भी किया जाता है। तो यह तार्किक होता है। तो हमने लगभग 7 8 9 चीजें बताई। एक, इसमें संशयवाद को दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रामाणिकता होता है, शुद्धता होती है, व्यवस्थित होता है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, अवलोकन होता है, कारण की खोज की जाती है, अनुभाविकता पर जोर दिया जाता है, सार्वभौमिक होता है, तथा तार्किक होता है। तो ये हो गया वैज्ञानिक। ये इसी चीजों पर यदि हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, माना हमारे ही जो लोग आज जुड़े हैं, एमए के छात्र हैं, कल को वो PhD वगैरह करेंगे, तो किसी टॉपिक को लेंगे, और टॉपिक लेंगे तो उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। एक कोई टॉपिक लेंगे तो उस पर खोज करेंगे, उसी को रिसर्च बोलते हैं, उसी को शोध बोलते हैं, उसी को अनुसंधान बोलते हैं। और उसी टॉपिक पर एक निष्कर्ष निकालेंगे। वह निष्कर्ष कई स्थितियों से होकर के गुजरेगा। उसी को हम मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं, पद्धति बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। शोध प्रक्रिया, शोध पद्धति, अनुसंधान प्रक्रिया या अनुसंधान पद्धति, सब एक ही शब्द है, जिसके हिंदी में अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तो इसके बहुत सारे चरण हो सकते हैं, कैसे हम किसी को कैसे कैसे करेंगे। पहले तो समस्या देखेंगे, समस्या का मतलब टॉपिक क्या है। उसके बाद उसका वर्णन करेंगे, वर्णन करने के बाद उसके बारे में एक विचार प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उपकल्पना बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके बाद उस समस्या का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद उससे संबंधित जितनी भी मटेरियल है, सामग्री जिसको बोलते हैं, सामग्री को, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब जो तथ्य संकलन जिसको बोलते हैं, उसको करेंगे। फिर उसको हम विभाजित करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ठीक पड़ेगा, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक सामान्य स्थिति में पहुंचेंगे, जिसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। और उसके पश्चात हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं। तो जैसा कि जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट सभी लोगों ने जमा किया, उसमें भी यही था कि जो एक टॉपिक दिया गया था उस पर चैप्टर बना करके निष्कर्ष निकालना था, तथा उसके बारे में जो उससे संबंधित साहित्य समीक्षा या संदर्भ था उसका भी अध्ययन करना था। तो वो बहुत छोटी स्थिति में है। अभी भी जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो भी बहुत छोटी स्थिति में है, लेकिन यही स्थिति
जो एमए के लेवल पर है वो पीएचडी के लेवल पर बिल्कुल नहीं चलती है, उससे ही ज्यादा कठिन और इंटरेस्टिंग होता है। कठिन होने के साथ साथ बहुत ज्यादा उसमें मन लगता है। एक आदमी जब 4 साल या 3 साल पीएचडी में देता है शोध कार्य में, रिसर्च में, तो उसका एक जो निष्कर्ष निकलता है उसमें खुशी तो महसूस होती है, बस दरअसल बात यह है कि यदि इसको हम मन लगा के करें तो ये होता है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि अनुसंधान होता क्या है, सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, तो अनुसंधान या शोध किसे कहते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में एक है, उसमें लिखा है कि जो शोध होता है वह वस्तुओं, प्रत्ययों, संकेतों आदि का कुशल पूर्वक व्यवस्थित जो एक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य क्या है, सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का विकास तथा सत्यापन होता है, चाहे वो ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में। ठीक है, तो ये होता है तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है इसमें। और तो हाँ, ये रियलमी से 11 थोड़ा म्यूट कर लीजिए। तो ये है तो अनुसंधान या शोध की परिभाषा। अब जैसे रेडमैन एंड मोरी, एक लेखक हैं, उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न। नवीन ज्ञान क्या है, जो अभी तक ज्ञान हम लोगों के पास है उसमें ही कुछ नया खोजते हैं या बिल्कुल नया खोजते हैं तो उसको न्यू नॉलेज बोलते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न, जो एक सिस्टमेटिक रूप से जो प्रयास है उसको हम अनुसंधान कहते हैं। सबसे बढ़िया परिभाषा इन्हीं की है, एलवी रेडमैन और एबीएच मोरे की परिभाषा ये सबसे बढ़िया है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम शोध कहते हैं। ठीक है, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, किसी समस्या को लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित सामग्री जुटाएंगे, उस पर एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। वही निष्कर्ष हमारा जो है समरी के रूप में होगा, और वह समरी आगे चल करके सही भी लगातार निरंतर रह सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये हम शोध के माध्यम अर्थ निकाल करके करेंगे, किस प्रकार से उसको हम देखें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि सामाजिक शोध होता क्या है। अब इसका जो सामाजिक शोध का है उसके बारे में पीवी यंग है, पॉलिन बी यंग है, उन्होंने लिखा है कि ये है एक वैज्ञानिक प्लान है, वैज्ञानिक योजना है, जिसका उद्देश्य तर्क तथा क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब उसको रिसर्च किया जाए, एनालिसिस किया जाए, अथवा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण, जो पुराने तथ्य हैं उसका पुनः परीक्षण भी किया जाए, और उसमें पाए जाने वाले जो अनुक्रम है या जो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं उसके संबंध कारण सहित व्याख्या करके तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों को हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। वही जो है सामाजिक शोध या अनुसंधान होता है। ठीक है, व्हिटने भी हैं जो समाजशास्त्र के बारे में बोलते हैं कि समाज शास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल साइंस ऐसा नहीं केवल राज्य का अध्ययन करता है, पॉलिटिकल साइंस राज्य के साथ व्यक्ति का भी अध्ययन करता है। और ये बहुत तथ्यपरक है कि 1960 के दशक के बाद जब ये उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है, ये व्यवहारवाद के बाद 1970 में उत्तर व्यवहार, उसमें व्यक्ति की भूमिका पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा स्टेट में बढ़ रही है, तो उसका भी अध्ययन होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीजें नहीं प्राप्त की जा सकती हैं, उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होती है जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, विचार कल्पना बनाते हैं, उसका क्या होता है, उसकी जांच होती है, व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, क्यों ऐसा है इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे हम कार्य करेंगे या शोध करेंगे, उसका जो साइंटिफिक एक स्टेप है, चरण है, वैज्ञानिक चरण है, उसके अध्ययन करते हैं। जो एक फैक्ट निकल करके आता है, यथार्थ जिसको बोलते हैं, सत्य जिसको बोलते हैं, उसकी खोज भी करते हैं, सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं। ठीक है, जो थ्योरी हमने बनाई है उसका परीक्षण करते हैं, और नए तकनीक की खोज करते हैं, किस प्रकार से हम तकनीक को विकसित करते हैं उसका। तो और इसके बारे में इसका यह है कि जो अनुसंधान होता है वह लंबे चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसको 6 महीने या रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पीएचडी वगैरह में जो शोध कार्य होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, वो सबसे बेहतरीन माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है।
और जो कम समय में होता है तो उसमें बहुत जल्दी लोग निष्कर्ष पे निकल जाते हैं, तो कभी कभी वो दिक्कत भी होती है। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम शोध करते हैं? शोध का मतलब है समाज को हम कुछ देते हैं, जो एक अनुसंधान या शोध की जो दिशा है उसको निर्धारित करके समाज को कुछ देते हैं। किसी चीज को हम संक्षिप्त फैक्ट उसका निर्धारण कर देते हैं, उसका समरी निर्धारण करते हैं। और जो चीज पहले थी, जो चीज अब है, उसके बीच में जो गैप आया है, जो पहले थी और जो चीज वर्तमान में चल रही है किसी भी मुद्दे पर या किसी भी इशू पर, उसमें जो गैप आया है उसका भी अध्ययन करते हैं। और तथ्य के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं, तथ्य का वर्गीकरण भी करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रकार से हम एक शोध को कार्य रूप प्रदान करते हैं। इसका तो एक था, ये कौन सा उद्देश्य था, सामाजिक सैद्धांतिक, जो समाज से जुड़ा हुआ चीज है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। लेकिन व्यवहारिक के रूप में भी इसका है। व्यवहारिक के रूप में हम क्या प्राप्त करते हैं जब कोई शोध करते हैं, तो थ्योरी के अलावा ज्ञान का विकास करते हैं। हम नवीन ज्ञान, नवीन संरचना का विकास करते हैं, स्टडी करते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के उसका स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। एक प्रकार से थ्योरी का निर्माण करते हैं, सिद्धांतों का खोज करते हैं, अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। यही जो है, इसमें दो प्रकार की चीजें हो गई, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, एक अप्लाइड एस्पेक्ट, दोनों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब रिसर्च कितने प्रकार का होता है, जिसको सोशल रिसर्च कहते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या कोई भी साइकोलॉजी विषय है, तो उसमें शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसके जो मुख्य प्रकार हैं वो हैं मौलिक या विशुद्ध शोध। मौलिक शोध मतलब कि मूल जो हम शोध किए हैं, जिसको फंडामेंटल ऑफ प्योर प्योर बोलते हैं, PURE, उसका जो एक शोध होता है मौलिक और विशुद्ध। इस प्रकार के सामाजिक शोध में क्या होता है कि सामाजिक जीवन व घटनाओं के संबंध में मौलिक जो नियम बनाए जाते हैं, उसका जो शोध किया जाता है, उसको मौलिक शोध बोलते हैं। ठीक है। और इसमें नवीन नियम बनते हैं, नवीन परिस्थितियों के अनुसार उसका खोज किया जाता है, तो यह मौलिक और विशुद्ध होता है। उसके बाद व्यवहारिक शोध होता है। एक मौलिक हो गया, एक व्यवहारिक, दूसरा व्यवहारिक, जिसमें माना जाता है कि किस प्रकार से हम व्यवहार में सामाजिक जो घटनाएं हैं उसमें जो व्यवहारिक पक्ष होता है, सामाजिक समस्याओं के संबंध में के साथ साथ जो सामाजिक नियोजन है, धर्म है, शिक्षा, न्यायालय, मनोरंजन आदि जो भी अनुसंधान होता है उससे संबंधित चीजों को हम अध्ययन करते हैं, उसको सामाजिक व्यवहारिक शोध की श्रेणी में रखते हैं। क्रियात्मक शोध है, एक्शन रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि व्यवहारिक शोध से अनेक अर्थ मिलता जुलता है, क्योंकि उसी से संबंधित है, क्योंकि ये सामाजिक जीवन की ऐसी समस्याओं तथा घटनाओं से यह जो संबंध इसका होता है, जिनका है कि व्यवहारिक या क्रियात्मक महत्व हो, जिसका व्यवहारिक महत्व हो तथा क्रियात्मक महत्व हो, उसको हम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक जो हमने दिया है PDF, उसमें कहीं लिखा होगा, सब लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि माना कोई शोध किया जाए, गंदी बस्तियों के सफाई के कार्यक्रम में उपयोग लाया जाएगा, तो उसका क्या शोध होगा? उसका शोध होगा कि उसमें रहने वाले व्यक्ति कैसे रहते हैं, क्यों गंदा है, कैसे सुधार लाएंगे। तो ये जो चीज है क्रियात्मक शोध है। उसका एक जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें क्रिया की बात होगी, और उस क्रिया के आधार पर जो उसमें कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो तीन प्रकार के हो गए, एक मौलिक, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा क्रियात्मक शोध। तो ये तीनों ध्यान रखना है। अब जो सिलेबस में है उसमें ये है कि किसी भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है वो होता है कि किस प्रकार से हम साहित्य समीक्षा करें। साहित्य का मतलब है जो पहले से ही किसी चीज पे लिखा हुआ है, और वो जो गैप की बात हमने की, जो पहले से लिखी हुई चीजें हैं जो हम खोज रहे हैं, उसमें क्या ऐसी चीज है जो कमी रह गई जो पहले से लिखी हुई है, या जो पहले के अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर ने क्या ऐसी चीज लिखी जो अब नहीं पाई जाती, तो उसके बीच में एक गैप हो सकता है, उसका अध्ययन हम करते हैं। उसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर या साहित्य समीक्षा बोलते हैं। तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये भी लिखा जाता है PhD में तथा रिसर्च में। तो ये होता है साहित्य समीक्षा। उसके बाद है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब कि अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, कोई भी शोध है उसका उद्देश्य क्या होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। हम कोई भी शोध का शीर्षक लेते हैं, उसको कहाँ तक हम ले जाते हैं या उसके उद्देश्य क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। तथा उससे संबंधित जो प्रश्न है
जैसे अभी माना कोई शोध का एक शीर्षक ले लिया उदाहरण स्वरूप, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं इसका समाधान। सपोज एक विषय ले लिया गया, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण और समाधान। तो जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, इसका एक उद्देश्य बनाएंगे जिसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, तथा इससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे कि क्यों बढ़ रहा है, कारण क्या है, इससे कोई लाभ है या हानि है, कैसे इसको रोक सकते हैं, इसका एक हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, प्राकल्पना बनाएंगे। तो इस प्रकार जो उससे संबंधित जनसंख्या की नियंत्रण तथा जनसंख्या क्यों वृद्धि हो रही है, इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और वह निष्कर्ष होगा हमारा जो एक सबसे पहले हम उसको टॉपिक को लेंगे, टॉपिक के बाद साहित्य समीक्षा करेंगे, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब अध्ययन शोध का उद्देश्य बनाएंगे, उसके बाद उसमें प्रश्नावली, प्रश्न का निर्माण करेंगे, शोध प्रश्न, प्रश्नावली तो दूसरी चीज हो गई। उसके बाद हाइपोथेसिस, प्रकल्पना का निर्माण करेंगे। उसके बाद तीसरे यूनिट में रिसर्च मेथड, कैसे हम करेंगे, जो शोध जो प्रविधि है उसको हम करेंगे कैसे। और वह शोध प्रविधि हिस्टोरिकल हो सकता है, कंपैरेटिव हो सकता है। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक रूप से, जो इतिहास में पाया जाता है। जैसे हम ऐतिहासिक टॉपिक लेंगे कि 1960 से लेकर 1990 के बीच में, तो इतिहास हो गया। तुलनात्मक लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना, या अमेरिका के संविधान और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना, ये तुलनात्मक हो गया। डिस्क्रिप्टिव में लेंगे, वर्णनात्मक होता है, वर्णनात्मक मतलब वर्णन करना। जो जैसे माना ब्रिटेन का कोई राजनीतिक व्यवस्था है, ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था है, उसका हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था से आ, देख करके उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोनों को तुलना ना करते हुए उसका वर्णन करेंगे, उसको डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे, वर्णनात्मक बोलेंगे। इंपेरिकल मतलब व्यवहारिक होता है। ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जब ये शोध कार्य चल रहा हो तो उसका एक जो उद्देश्य है उस पर बना रखा जाए, और जो उसके मूल्य हों वो बिल्कुल उदासीन हो। ये नहीं कि हम बोल दें कि अमेरिका का मौलिक संविधान में जो मौलिक अधिकार प्राप्त हो वो भारत से बेहतर है, या भारत का अमेरिका से बेहतर है। इस तरह की बातें बिल्कुल शोध में नहीं आनी चाहिए। यदि शोध में ये बातें आ रही हैं तो उसके संदर्भ में उसका साक्ष्य, जिसको फैक्ट बोलते हैं, वो भी देना पड़ेगा, उसका संदर्भ देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी वो माना जाएगा। या उसके बारे में वहां जा करके अध्ययन करके या भारतीय समाज का अध्ययन करके एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, तब वो माना जाएगा। नहीं तो हम ज्यादातर चीजों को उदासीन ही माने, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। उसके बाद चौथे जो यूनिट है उसमें है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। किसी भी समस्या को किस प्रकार से देखते हैं, और प्रश्नावली का निर्माण है। अवलोकन जो होगा वो अवलोकन टॉपिक से संबंधित होगा, जो शीर्षक है, जो समस्या मिली है और जिसको रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। उसके बाद प्रश्नावली का निर्माण होता है। प्रश्नावली इसको कहते हैं जिसमें जो, यदि हम शोध कर रहे हैं किसी भी विषय पर, तो उस शोध के लिए जो हम पद्धति अपनाएंगे, जो मेथड अपनाएंगे, उसी का एक तरीका है प्रश्नावली का निर्माण। प्रश्नावली में हम प्रश्न लिखते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्न का उत्तर आता है उसको हम डाटा एनालिसिस करते हैं, तथ्य संकलन के हिसाब से फैक्ट जो डाटा आया है उसको हम एनालिसिस करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो प्रश्नावली के माध्यम से हम क्या करते हैं, शोध को सहारा लेते हैं। शोध का सहारा प्रश्नावली द्वारा होता है। शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल मतलब सूची बनाते हैं। हाँ, ये सूची होती है प्रश्नावली और सूची में। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता जाता है कि प्रश्नावली तथा सूची में क्या अंतर है, तो प्रश्नावली प्रश्न के रूप में होता है, सूची जो है संदर्भित सूची के रूप में होता है। बस 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, तो प्रश्नावली की बात कर रहे थे। तो प्रश्नावली जो होती है प्रश्न के रूप में होता है। सूची जो होती है एक 2-4 पन्नों की जो शेड्यूल उसको निर्धारित करते हैं, उसके बारे में हम उसको जानने का प्रयास करते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रश्नावली की निर्माण कैसे करते हैं। प्रश्नावली के कई रूप हो सकते हैं, उसको हम जो समस्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद समझने के प्रयास करने के साथ साथ हम उस टाइप के प्रश्नों का निर्माण करते हैं जो जिसे व्यक्ति उससे संबंध रखता है। जिस टॉपिक पे हम अध्ययन करते हैं उसमें व्यक्ति उसमें संबंध रखता है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी हम प्रश्नावली का निर्माण करें। अब इस सिलेबस में एक चीज की कमी है कि इसमें निदर्शन की बात नहीं होती है। तो निदर्शन जो है क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि जो हमारा डाटा होता है, हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। अब जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोगों से हम पूछेंगे नहीं। 100 लोगों में से हम 20 लोगों को भी दे देंगे रैंडम, जिसको दैव निदर्शन कहते हैं। तो उससे सैंपलिंग हमारा मिल जाएगा, सैंपल डाटा मिल जाएगा। 100 में से 20 मिल जाएगा, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि 100 में से ज्यादातर लोग, 20 का मतलब ज्यादातर लोग, 100 में से 20 का मतलब 80 छोड़े हैं, लेकिन 20 से ले रहे हैं, लेकिन उस 20 पर भी निष्कर्ष निकाल लेंगे सैंपलिंग के हिसाब से कि ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज है ये सैंपलिंग। सैंपलिंग और ऑब्जर्वेशन जो होगा हम ऑब्जर्वेशन भी कई प्रकार से होता है, सब लोग इसको जान लें। ऑब्जर्वेशन केवल ये नहीं होता है कि हम किसी चीज को दूर से देखें। ऑब्जर्वेशन सहभागी हो सकता है। दूर से देखने के बाद सहभागी का मतलब पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है, एक नियंत्रित ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड होता है। मतलब अवलोकन किस प्रकार से करते हैं, अवलोकन को कई लोग कई भागों में बांटते हैं। तो अवलोकन जो होगा, हम देखेंगे किसी चीज को जो, तो वो अनियंत्रित हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है, सहभागी हो सकता है, असहभागी हो सकता है, अर्ध सहभागी हो सकता है, क्वासी क्वासी पार्टिसिपेंट और मास ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो अवलोकन का प्रकार, अवलोकन का मतलब यह है जैसे हमने कोई टॉपिक लिया, उसको किस प्रकार से हम उसको देखते हैं, उसके उसमें घुसने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों पर अध्ययन करना है तो राजनीतिक दल को दूर दूर से देखते हैं, या राजनीतिक दलों में जा करके उसके अध्ययन करते हैं, वो किस प्रकार से अपनी गतिविधियां चलाते हैं उसका अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सहभागी अवलोकन। असहभागी रूप से देखते हैं। क्वासी का मतलब ये हो गया कि आ, जुड़े हैं नहीं भी जुड़े हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है हम लोगों को। और सामूहिक अवलोकन क्या है कि ग्रुप में जा करके हम कोई चीज अवलोकन करते हैं, उसको सामूहिक अवलोकन बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब होता है क्या कि उसके अलावा अब एक होता है इंटरव्यू। कोई भी चीज है, ये सिलेबस में नहीं है शायद। हाँ, इंटरव्यू नहीं है, जबकि ये होना चाहिए। हाँ नहीं है, सिलेबस में है। तो इंटरव्यू चौथे यूनिट में इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू ये होता है कि हम किसी चीज को किसी लोगों के सामने उसको चाहे खुद लिखें, उससे पूछें, स्वयं नोट करें, या रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जिसको बोल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेन ड्राइव में ले सकते हैं, माइक के द्वारा ले सकते हैं, या उनसे प्रश्न पूछ करके हम डायरी बना सकते हैं। तो ये साक्षात्कार होता है, ये भी बहुत जरूरी है। साक्षात्कार क्यों होगा, जब कोई भी टॉपिक है उससे संबंधित लोगों के पास जा करके उनसे बैठ करके आधे घंटा बातचीत करके उसका साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार भी फॉर्मल इंटरव्यू हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, मतलब अनौपचारिक, औपचारिक भी होता है। और व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है तथा सामूहिक साक्षात्कार होता है। निर्देशित होता है डायरेक्टिव इंटरव्यू, पहले से फिक्स होता है। अनिर्देशित मतलब तुरंत मिले, तुरंत आपने पूछना शुरू कर दिया, पहले से आपने प्रश्न नहीं बनाया, तो ये अनिर्देशित साक्षात्कार होगा। केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू, किसी के बारे में पहले से ही जो घटना में जो ऐसे साक्षात्कार देने वाले लोग जो उस घटना के साक्षी रहे, उनसे हम इंटरव्यू लें, तो उसको फोकस्ड इंटरव्यू बोलते हैं। रिपीटेड इंटरव्यू, बार बार हम किसी से साक्षात्कार ले रहे हैं तो उसको पुनरावृत्ति साक्षात्कार बोलेंगे। और किसी से हम बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, रोज रोज जा करके उनके साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, तो डेप्थ इंटरव्यू होगा, गहन साक्षात्कार होगा। और साक्षात की तैयारी सब लोग जानते ही हैं, कागज कलम पेन लेना होगा, चुनाव करना होगा किससे हमको इंटरव्यू लेना है, जो साक्षात्कार देने वाला है वो क्या व्यक्ति है, कैसे है, उसके बाद उसका नॉलेज का स्तर क्या है। अब सबसे हम हर चीज नहीं पूछ सकते। राह चलते हम साइकिल वाले से पूछेंगे कि कौन पार्टी जीत रहा है, तो दूसरा बताएगा। और वहीं जो
जिसको कोई मतलब नहीं है वो दूसरा बताएगा, जिससे चुनाव से उसका जीवन स्तर प्रभावित होगा उसको दूसरा आंसर देगा। तो ये साक्षात्कार के तरीके होते हैं। उसके बाद इसका रिपोर्टिंग किया जाता है, सब लोग इसको ध्यान दें। अब इस साक्षात्कार के पहले जो था क्वेश्चनेयर और अनुसूची। अनुसूची होता क्या है, जो हमने बताया ही कि किस प्रकार से जो स्रोत हैं, सूचना के जो स्रोत हैं उसको किस प्रकार से हम एकत्रित करें। और वो क्या करेंगे, प्रश्नों की एक लिखित सूची बनाएंगे, जिससे अनुसंधान करता मतलब जो शोध कर रहा है अपने अध्ययन विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रख के तैयार करे। जो रिसर्चर है जिसको शोधकर्ता बोलते हैं, वो अपने अध्ययन विषय की प्रकृति और उद्देश्य को ध्यान में रख के तैयार करता है। वह भी प्रश्न ही टाइप का होता है, लेकिन वो प्रश्नावली से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है। तो अनुसूची क्या होता है, एक समूह होता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की जो प्रश्न पूछे जाते हैं भरे जाते हैं। इंटरव्यू से भिन्न होता है, इसमें भी ध्यान रखना है। इंटरव्यू, अनुसूची और प्रश्नावली तीनों में अंतर है। सब लोग इसको पढ़ लेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई भी इसमें एग्जाम के समय में, खास तौर से मेन एग्जाम में, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, अपना उत्तर सही सही लिखेंगे। तो अनुसूची की विशेषता क्या होती है, यह अनेक शीर्षक और प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकाधिक प्रमाणिक एवं वैषयिक बनाना है, विषयिक बनाना है इसका उद्देश्य होता है। और अनुसूची के प्रकार कई प्रकार से होते हैं। एक अवलोकन अनुसूची होता है, एक रेटिंग शेड्यूल जिसको निश्चयीकरण बोलते हैं, एक संस्था सर्वेक्षण होता है कि डॉक्यूमेंट मतलब प्रलेख के आधार पर होता है। तो ये सब अनुसूची होती है। और अनुसूची से क्या होता है कि एक सही उत्तर लेने का प्रयास किया जाता है और कम्युनिकेशन सही कम्युनिकेशन, जो हमने पूछा वही प्राप्त हुआ और जो हम पूछना चाहते हैं उसी का उत्तर सामने वाला दे रहा है। जो हम प्रश्न लिख करके पूछ रहे हैं तो उसको अनुसूची बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। इंटरव्यू भी मैंने बता दिया, शेड्यूल भी बता दिया। अब होता है प्रश्नावली, होता क्या है। तो प्रश्नावली के बारे में बताया, हम प्रश्न लिखेंगे 40-50 और उसको लोगों के बीच में बांट देंगे। उसमें सामने बैठ के नहीं पूछना है, या सामने बैठ के साक्षात्कार की तरह उससे नहीं बातचीत करनी है, बस केवल हमको अपना प्रश्नावली बांट देना है। अब प्रश्नावली बांट देंगे जब हम, तो उसका जो उत्तर मिलेगा 10-15-20 दिन बाद जो है कलेक्ट करेंगे, वो सैंपल आधारित होगा। अब जैसे हमको 5,000 लोगों से सर्वेक्षण करना है कहीं किसी क्षेत्र में, तो सबको नहीं देंगे, 5,000 में से 100 को लोगों को दे देंगे छांट छांट के ऐसे ही रैंडमली। उसके बाद उनका जो एक रिस्पांस लेंगे, उत्तर लेंगे, वही जो है हमारा सैंपलिंग होगा, उसी से हम प्रश्नावली इकट्ठा करेंगे। तो प्रश्नावली का मतलब यह है कि प्रश्नावली जो बड़ी संख्या लोगों में अथवा छोटे चुने हुए समूह में एक जो छिटके हुए लोग होते हैं उसको सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली को प्रश्नावली बोलते हैं। गुडे एंड हार्ट ने कहा है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली का क्या मतलब है, मतलब यह है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रविधि मतलब टेक्निक या रिसर्च मेथोडोलॉजी से है, जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्तरदाता स्वयं भरता है, जो उत्तर देने वाला है उसको स्वयं भरता है। और इंटरव्यू और शेड्यूल में क्या करना पड़ता है, जो रिसर्चर है वह स्वयं भरता है, प्रश्नावली में जिससे हम प्रश्न दिए हैं वो भरेगा, ना कि हम जो शोध कर रहे हैं उसको हम भरेंगे। ये समझने का बिल्कुल यहाँ पे उल्टा है, प्रश्नावली सामने वाला भरेगा और शेड्यूल तथा अनुसूची में हम लोग स्वयं, ये माना हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो उसको भरेंगे। प्रश्नावली कई प्रकार की होती है। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर होता है, संरचित मतलब बहुत से बढ़िया से बना हुआ स्ट्रक्चर्ड, उसका एक स्ट्रक्चर हो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे पूछ लिया आयु कितनी है, लिंग क्या है मतलब कि मेल फीमेल क्या है, या पूछ लिया जाए कहाँ रहते हैं, आयु के साथ साथ आय कितनी है, इनकम कितना है, गरीब है अमीर है, साइकिल है मोटरसाइकिल है कि नहीं है। तो ये सब क्या होगा, संरचित पहले से फिक्स है कि हम उसको क्या डाटा लेना है। एक असंरचित होता है, जिसमें असंरचित में अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ भी हम प्रश्न करें और प्रश्न के माध्यम से हमें निकालने का प्रयास करें कि हमको जो डाटा ले रहे हैं उसका किस प्रकार से उपयोग करना है। एक उसी में होता है बंद प्रश्नावली, क्लोज क्वेश्चनियर। तो क्लोज का मतलब ये है कि एक सीमित प्रश्न देंगे 8-9 और उसमें से हम उत्तर पूछेंगे। जैसे पूछ लिए कि अ, आप रोज प्रतिदिन 20 किलोमीटर जाते हैं कि 30 किलोमीटर जाते हैं, तो 20 या 30 में से जो लगाएगा उसका जो उत्तर होगा उसको बंद, पहले से हमने फिक्स कर दिया 20 जाते हैं कि 30 जाते हैं,
या आप 200 कमाते हैं कि 500 कमाते हैं, पहले से फिक्स कर दिया गया। तो ये क्या है, ये बंद है, इसमें कुछ उत्तर देने का उसका चांस नहीं है। या आपके 5 बच्चे हैं कि 2 बच्चे हैं, ये पहले से फिक्स कर दिया गया, 2 पे यदि है तो 2 टिक लगाना है, 5 है तो 5 पे। तो ये वाला है, इसको बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली मतलब कि आपके कितने बच्चे हैं पूछ लिया, तो 5 6 7 जो भी लिखना है लिख दिया, 2 3। उसके बाद चित्र के हिसाब से भी प्रश्नावली बनाते हैं, चित्र दिए जाते हैं, उसका प्रदर्शन होता है, उसके हिसाब से भी हम सामने वाले से भरवाते हैं। मिश्रित मिश्रित प्रश्नावली होता है, मिश्रित प्रश्नावली होता है जिसमें प्रश्नों की प्रकृति एक जैसी नहीं रहती है, उसमें चित्रमय, खुली, बंद, या जो भी मैंने बताया, संरचित और संरचित दोनों, असंरचित और संरचित दोनों, ये सब हो जाए, ये सब होता है इसमें। और प्रश्नावली का निर्माण हम अपने विषय वस्तु के हिसाब से, समस्या के हिसाब से करेंगे, जो हमारा शोध विषय है उसके हिसाब से करेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे। अब विश्लेषण करने के बाद उसका एक डाटा कलेक्शन करेंगे, और कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर के माध्यम से या स्वयं, यदि किसी को मीन मीडियम मोड की जानकारी है, या डाटा टेबुलेशन की जानकारी है, चार्ट, पाए, डायग्राम जो भी कंप्यूटर एक्सेल में बनते हैं उसकी जानकारी है, तो उसके माध्यम से शोध को और उत्कृष्ट तथा योग्य, पठनीय योग्य बनाया जा सकता है। और वही सबसे बढ़िया होता है। टेबल के माध्यम से, पाई चार्ट, बार, डायग्राम के माध्यम से जब हम बनाते हैं, तो वो जो एक प्रश्नावली के बाद उसका एनालिसिस, विश्लेषण, शेड्यूल का विश्लेषण, ठीक है, या अनुसूची का जिसको शेड्यूल बोलते हैं, या इंटरव्यू का विश्लेषण उससे किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी चीज होता है। अब डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, अब इसमें है ऑब्जर्वेशन, ये सब हो गया, केस स्टडी हो गया। केस स्टडी होता क्या है, केस स्टडी का मतलब यह है कि हम किसी मुद्दे को लेकर के उसका अध्ययन करें, और उसी से भी हम पूछताछ करें, और उससे इंटरव्यू लें, उसका शेड्यूल करें, क्वेश्चनियर करें, तो उसको केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान से उसको समझने वाली चीजें हैं। केस स्टडी में ये समस्या होती है कि हम जब केस स्टडी करते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम न्यूट्रल रहें, उदासीन रहें। हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है किसी भी प्रकार से पहले से ही किसी चीज पर अपना मत व्यक्त करके हम अपना जो परीक्षण है, अनुसंधान परीक्षण है, अवलोकन है, उसके मुद्दे पे चले जाएं। तो ये ध्यान रखना होता है कि हमको किस प्रकार से किसी चीज को लाना ले जाना है। तो एक चीज बहुत ध्यान रखना है, जो लोग शोध करेंगे उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें डिविएशन के जो प्रमाप विचलन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, मीन मीडियन मोड होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को जो करते हैं। और कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिस्क्रीट सीरीज, ये सब भी जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी नहीं होगी तो ये होगा कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, और सब लोग कक्षा 9 10 में पढ़े ही होंगे मीन मीडियन मोड किस तरह से निकालते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, और इसको जानना जरूरी है। जैसे कोई रेंज बनाएंगे, उम्र 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसमें जो रेंज बनेगा 10 से 20 में वो 15 बन जाएगा, 20 से 30 में जो रेंज बनेगा वो 25 बन जाएगा, 30 से 40 बनेगा वो 35 बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक मीन निकालने का काम करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, कैसे कैसे प्रश्नावली बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, वर्गीकरण किस तरह से होगा, टैबुलेशन मैंने बता दिया, चार्ट, पाई, डायग्राम जो भी बनेंगे उसको टैबुलेशन बोलते हैं। वह मीन मीडियन मोड द्वारा उसका एनालिसिस होता है, मतलब उसको हम उसका विश्लेषण करते हैं, मतलब रिसर्च का अपने विश्लेषण करते हैं, वह मीन मीडियन मोड के माध्यम से होता है। तो ये बहुत, और आवृत्ति वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह, जो लोग मैथ के थोड़ा बहुत जानकारी होगी जानते होंगे किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम डाटा निकालते हैं। अब आ, अभी हम दिखाएंगे भी, एक उदाहरण के रूप में दिखाएंगे भी। तो अब इसमें कंप्यूटर का कितना प्रयोग है, सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज है। यदि हम एनालिसिस करेंगे तो आज के समय में जब कोई चीज सुलभ तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, जो सुलभ है, तो कंप्यूटर का सहारा लेंगे, उसके माध्यम से हम अपनी डाटा को कलेक्ट करके उसमें, उसी के द्वारा हम कंप्यूटर के द्वारा उसका बेहतर विश्लेषण करने में सक्षम होंगे, और बहुत इजी होता है कोई भी चीज, तो कंप्यूटर का प्रयोग करता है। अब अंतिम जो आता है हमारा, यदि हमने रिसर्च कर लिया तो अब रिसर्च लिखना है। क्या लिखना है, रिसर्च लिखना है। रिसर्च लिखने में पहले भूमिका लिखनी होती है, चैप्टर तैयार करना पड़ता है, उसके बाद
उसके संबंधित डाटा कलेक्शन के कोई चैप्टर हो तो डालना है, नहीं तो अंत में जो चैप्टर आएगा वो निष्कर्ष का होगा। और जो निष्कर्ष और भूमिका के बीच के जो चीजें हैं वो इसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मतलब प्रतिवेदन लेखन। इसमें क्या होता है कि जब हम जो तथ्य संकलित कर रहे हैं उसके तथ्यों के आधार पर किस निष्कर्ष पे पहुंचे, ठीक है, और हमने किस प्रकार से तथ्य का वर्गीकरण किया, सारणीयन किया मतलब टेबुलेशन किया, तो उसका जो एक तरीका होगा लिखने का उसको प्रतिवेदन बोलते हैं। प्रतिवेदन में सबसे पहले क्या होता है कि जो शोध प्रतिवेदन है वह सामाजिक वैज्ञानिक महत्वपूर्ण होता है, या शोध अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में हो तो उसके पाठकों में प्रयोग करने वाले होने की संभावना होती है। मतलब किस प्रकार से हम उसको निकाला जाए कि सभी के लिए सुलभ हो। इसलिए कहा जाता है कि शोध जब लिखा जाए तो उसको सरल शब्दों में लिखा जाए, कितना भी कठिन शोध हो लेकिन उसको सरलीकरण किया जाए ताकि वो आम लोगों के लिए भी पठनीय हो। केवल ऐसा शोध ना हो कि केवल वही लोग जाने जो उस विषय के हैं, सभी लोग जाने, उसको सरल भाषा में लिखा जाए। ये बहुत जरूरी होता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाए, जब निष्कर्ष निकल जाए तो उसको समाज से जोड़ करके, उससे अपने शोध विषय से जोड़ करके पूरी तरह लिखा जाना चाहिए और एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसको थीसिस बोलते हैं या डिजर्टेशन बोलते हैं। क्योंकि डिजर्टेशन अब खत्म हो गया है, वो एमफिल वगैरह में होता था, पीएचडी में थीसिस बोलते हैं, THESIS थीसिस बोलते हैं, उसको लिखते हैं, उसी को रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। जिस प्रकार हम लोग एमए में रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते हैं जो 60-70 पेज का होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपिक है उस पर कोई कहीं बाहर जा नहीं रहा है शोध करने। बाहर जब तक नहीं जाएगा, फील्ड में नहीं जाएगा, फील्ड स्टडी नहीं करेगा, तब तक शोध बेकार है। यदि संसद पे शोध करना है तो संसद भवन में जाकर के उसकी कार्रवाई देखनी चाहिए। यदि किसी राजनीतिक दल पे शोध करना है तो उसके बारे में जाकर के वहाँ तमाम लोगों से मिलना चाहिए, किस प्रकार से काम होता है। चुनाव पे शोध हो रहा है तो चुनाव के समय उसका अवलोकन करना पड़ता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शोध हो रहा है तो दूसरे देश में जा करके और भारत में रह करके उसके जो तुलनात्मक चीजें हैं उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि दूसरे देशों पे शोध हो रहा है तो उस देश में जरूर जाना चाहिए, चाहे आदमी 1 ही 2 महीने के लिए जाए, 3 महीने के लिए जाए, तो उसको जा करके वहां पर अध्ययन करके जो एक निष्कर्ष निकालना है वो सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे हम लोग किए, जब हम जापान के गठबंधन सरकार पर शोध कर रहे थे तो हमें, हमारे विश्वविद्यालय ने हमको 3 महीने के लिए जापान जाने का, टोक्यो जाने का मौका दिया, और वहाँ पर वहाँ के संसद में जा करके वहाँ के राजनीतिक दलों से मिल करके, लोगों से प्रश्न करके, वहाँ के गठबंधन सरकार के बारे में, वहाँ के राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन किए, तथा उसके बारे में जो भी 500-600 जो एक शेड्यूल या क्वेश्चनियर था उसको लेकर के आए, वहाँ से कई लोगों का इंटरव्यू लेकर के आए, उसके बाद उसका विश्लेषण किया गया, विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया। तो असली जो शोध होता है वो सर्वेक्षण, जो सर्वेक्षण है वो फील्ड स्टडी बढ़िया होती है। मतलब फील्ड मतलब जो क्षेत्र है उसमें जाना चाहिए। अब पॉलिटिकल साइंस का कोई क्षेत्र है, कोई महिला समाज अधिकार के बारे में अध्ययन कर रहा है तो महिला से मिलना जरूरी है, क्या उसको सामाजिक अधिकार प्राप्त है? तो केवल एक महिला से नहीं होगा, करीब करीब 100-200 महिलाओं से उनसे पूछना पड़ेगा, पढ़ी लिखी महिलाओं से या कम पढ़ी लिखी महिलाओं से जानना पड़ेगा। तब असली मायने में उसको शोध को हम दिशा दे सकते हैं या कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम केवल बैठे बैठे 60-70 पन्ना कहीं कंप्यूटर से निकाल करके लिख दें तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। या हम पीएचडी करते समय ही कहीं से चुरा करके लिख दें तो चोरी में आ जाएगा, अपराध में आ जाएगा। और वह अपराध ऐसा होगा कि एक बार यूनिवर्सिटी से या डिग्री कॉलेज से कोई निकाला जाएगा तो दोबारा पीएचडी नहीं कर सकता है। ये होता है। यदि 10 पन्ना लिखा है, 10 पन्ने में से यदि एक भी पन्ना का 10 लाइन भी कहीं से किसी से मैच करता है या मिल जाता है हूबहू, तो बिल्कुल उसको, उस लड़के या छात्र को बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, वो शोध करने लायक नहीं रहेगा, उसके ऊपर केस चलेगा। ये भारत में भी अब यूजीसी ने लागू कर दिया इधर 1-2 साल से। और ये 2009 से ही डाल दिया गया कि प्लेगरिज्म जिसको बोलते हैं, प्लेगरिज्म मतलब जो चोरी है, बौद्धिक चोरी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी लेखनी होनी चाहिए वो अपना होना चाहिए, प्रश्नावली अपना होना चाहिए, शेड्यूल अपना होना चाहिए, शोध अपना होना चाहिए, निष्कर्ष अपना होना चाहिए। हाँ, यदि कहीं से हम कुछ ले रहे हैं तो उसको संदर्भ सूची के माध्यम से, इंड नोट, फुट नोट या आउटर डेट जो भी शिकागो स्टाइल है या मेनले स्टाइल है उसके माध्यम से हम उसका
संदर्भ जरूर दें, रेफरेंस जरूर दें, लेकिन हूबहू हम कहीं से 10 लाइन नहीं ले सकते हैं। किसी भी पन्ने पर मुश्किल से 2 लाइन लाइन अलाउ है, या पूरे पीएचडी थीसिस में मुश्किल से 4% की चोरी अलाउ है, वो भी हूबहू नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी का आइडिया दूसरे शब्दों में सेम आइडिया मिल रहा है तो उसको भी चोरी मानी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि साहित्य चोरी के अलावा, बौद्धिक चोरी के अलावा, जो एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जाए उसी को हम शोध मानते हैं। बाकी चोरी करना तो कोई कुछ भी, अब जैसे जो एमए कर रहे हैं इस समय, जो जैसे आप लोग हैं, सब लोग उसको क्या करेंगे, कहीं से कंप्यूटर से इंटरनेट से उठा के लिख देंगे। अब हम लोग तो इस तरह से इसलिए नहीं किसी को डांटते हैं, समझाते हैं कि भाई उस तरह का एक क्षेत्र ही नहीं है सोनभद्र जिसमें हम किसी को इस तरह से बोल सकें। तो जब, लेकिन जब पीएचडी करने का मौका मिलेगा तो उसमें बिल्कुल रियायत नहीं दी जाती है। जो भी सुपरवाइजर होगा या जो भी शोध निदेशक होगा, उसको ये लगेगा कि इनको बिल्कुल इस तरह से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें संस्था की भी बेइज्जती हो, शोध करने वाले की भी बेइज्जती हो, शोध कराने वाले को भी आ, उसका भी नाम खराब हो। तो ये बहुत ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम रिपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से प्रतिवेदन बनाते हैं। उस प्रतिवेदन के साथ साथ जितनी भी चीजें हैं आगे पीछे, उसमें कहीं से हम चोरी ना करें। और जो पॉइंट बताएं वो टेस्ट होना चाहिए, वो टेस्टिफाई होना चाहिए, वैधता की जांच होना चाहिए, पुनर्परीक्षा के योग्य होना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन के उसमें गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार से एक रिपोर्ट बनता है। ठीक है। और रिपोर्ट स्पष्ट होना चाहिए। रिपोर्ट जो है जिसमें समालोचना है तो पर्याप्त अवसर भी देना चाहिए। और पॉजिटिव निगेटिव जो प्रकार, दोनों प्रकार के निष्कर्ष होने चाहिए, नहीं कि एक ही निष्कर्ष लिख दिया कि केवल खराब खराब है या अच्छा अच्छा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फुट नोट्स होने चाहिए, वो तो मैंने बताया, फुट नोट इन नोट जो जिसको रेफरेंस बोला जाता है। और जो चैप्टर होता है प्रतिवेदन का, लास्ट चैप्टर होता है, वो सूक्ष्म होना चाहिए। जैसे अन्य चैप्टर तो 40, 50, 100 पेज के हो सकते हैं, लेकिन हमेशा निष्कर्ष का जो समरी चैप्टर है मुश्किल से 20, 25 पन्ने में पीएचडी में होना चाहिए, या 10, 15 पन्ने में एमए के रिसर्च प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। और भाषा अच्छी होनी चाहिए। यदि हिंदी है तो हिंदी की भाषा सरल होनी चाहिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में लिखावट बिना स्पेलिंग मिस्टेक या बिना ग्रामर मिस्टेक के होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से एक अच्छा रिपोर्ट बनाया जा सकता है। और रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग बताते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले अ, जो फ्रंट पेज है उसको बनाया जाता है, फिर उसके बाद उससे विषय सूची बनाई जाती है, तमाम प्रस्तावना, साहित्य समीक्षा, प्राकथन जो भी रखते हैं। उसके बाद फिर अंदर चैप्टर्स होते हैं, फिर एक निष्कर्ष होता है, फिर संदर्भ सूची होती है। ये सब बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यदि उसके अंदर कोई आपने इंटरव्यू लिया, डाटा कलेक्शन किया, तो उसका भी विश्लेषण होगा। और ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए सबसे पहले। प्री थिएटरी मटेरियल होना चाहिए, मतलब कि जो शीर्षक पृष्ठ है वो होना चाहिए। अंदर क्या है, वो जो समस्या है उससे संबंधित चीजें होनी चाहिए, चैप्टर्स जिसको बोलते हैं। और जो पूरक सामग्री है, सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसमें रिफरेंस होना चाहिए। और यदि आपने प्रश्न जो लोगों से पूछा है, इंटरव्यू लिया है, तो उसका भी उसमें परसिस्ट के रूप में, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, वो भी लगाना चाहिए। और यदि कोई बहुत कठिन शब्द है तो उसका भी आपको पहले ही उल्लेख करना है। यदि कोई इसमें आपने प्रयोग किया है, कोई फुल फॉर्म शब्दों का प्रयोग किया है, शार्ट में प्रयोग किया है, तो वो सब होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छी जो है आ, जो प्रतिवेदन है उसका निर्माण होता है, अच्छा प्रतिवेदन का निर्माण होता है। इसे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जब हो जाएगा तो उसी को हम ये मान लेंगे कि हमारा शोध कार्य पूर्ण है, अन्यथा शोध अपूर्ण है। तो जो भी शोध विषय लेंगे उस पर गहन चिंतन करेंगे, तो इसी का मतलब है रिसर्च मैथोलॉजी। तो मुझे लगता है कि ये सब समझ में आ गया होगा। और इसमें से जो, यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। हम 12, 13 लोग ही जुड़े हैं, लोग बहुत कम जुड़ते हैं, बहुत ही चिंता का विषय, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। किसी को पूछना है? आवाज जा रही हो? नहीं सर जी, समझ में आ गया। हाँ।
समझ में आ गया सर जी। हाँ, इसीलिए सरल भाषा में बताए हैं, बहुत ज्यादा हमने वो प्रयोग नहीं किया कि लगे कि आप नहीं आ रहा है। और कौन कौन जुड़ा है इसमें? प्रिया शर्मा, बादल सिंह, सान्या शर्मा, आरोही गुप्ता, नूर, प्रिंसी, दीपक कुमार, इमरान, वन प्लस, और वो वर्षा त्रिपाठी छोड़ के चली गई। और मैसेज किया है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। नहीं सर, आ रही थी। आ रही थी आदर्श। अच्छा, जी और सर। नहीं नहीं, कोई भी दीपक कुमार लिखा है कि बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नहीं वो सर, सर, आज तो आवाज आपकी अच्छा एकदम आई, कहीं पे अच्छा भी अच्छा, कटी किसी हुई। किसी को सुनाई नहीं दिया होगा। और एक किसी ने लिखा है, वो सर लिटरेचर को वो स्टार्ट सेटिंग से। कैसे करें? हाँ देखो, एक किसी ने लिखा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को स्टार्ट कैसे करें, किसकी साइंटिस्ट के थ्रू, या डिफिनेशन से इसमें कंफ्यूजन है, या टॉपिक ओरिएंटेड कोर्स से। रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है उसमें कोई डिफिनेशन नहीं लिखना होता है। जैसे हमने किताब लिखा, हमने जापान की गठबंधन राजनीति पर इंग्लिश में किताब लिखा। अब माना किसी को गठबंधन की राजनीति पे काम करना है तो वैसे लिखेगा, प्रकाश कामा महेंद्र ब्रैकेट में किस सन में किताब प्रकाशित हुई, उसके बाद किताब का नाम, फिर उसमें लिखेगा कि गठबंधन सरकार पर इन्होंने ये लिखा है, वो 8-10 लाइन होगा। उसी को रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, साहित्य समीक्षा बोलते हैं। साहित्य समीक्षा का मतलब ये नहीं कि हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। साहित्य समीक्षा का मतलब ये कि शोध से संबंधित जो भी मटेरियल उपलब्ध है, उसको हम 8-10 लाइन में उसको लिख करके उसको कम से कम, और ये भी नहीं कि 2-4 साइज समीक्षा लिखनी है, कम से कम 10-15 पुस्तकें होनी चाहिए, 10-15 जर्नल्स होने चाहिए, और कुछ लेख होने चाहिए। तो ये साहित्य समीक्षा में बहुत जरूरी चीज है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा सर, समझ गया। मतलब कि जिस जो टॉपिक हमको मिला है उस टॉपिक पे जितने जनरल उसी लिखे से गए हैं टॉपिक या से फिर रिलेटेड, टॉपिक उसी पर। टॉपिक से। ठीक है, तो ये समय समाप्त होने वाला है। अब हम लोग जब अगला क्लास कोई होगा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, टाइम मिलेगा तो बताएंगे। अब नहीं होगा तो एग्जाम के 5-6 दिन पहले दो दो पेपर जो और हैं, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ा देंगे। और आप लोग 4 तारीख को एग्जाम दीजिए, और क्वेश्चन मैंने दे ही दिया है, सब लोग बढ़िया से पढ़ें, मटेरियल भी दे दिया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और किसी को नहीं समझ में आए तो ग्रुप में मैसेज डालें तो उसका हम डाल देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जी यूट्यूब, सर। सब लोग इसको यूट्यूब पे देख लेंगे, अभी हम डाल देंगे। धन्यवाद, बाय। प्रणाम सर। बाय 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 सर जी।